जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लो फॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग चंपा, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग बहन, आप सभी को शुभ प्रभात। जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट आते हैं आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है, जबकि पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज इफेक्ट। फिल ऑफ हम लेकर आए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पर आप सभी के लिए क्लासेस। इसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी ले रहती है, वन एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी रहेगी, फुल नोट्स रहेंगे। और इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाती है। पेपर फर्स्ट की अगर मैं फीस की बात करूँ तो आपको 1,999 पे करने रहते हैं। अगर पेपर सेकंड की बात करूँ, ओनली पेपर सेकंड के लिए भी आपको 1,999 पे करना रहता है। अगर आप दोनों को ही लेना चाहते हैं, कॉम्बो लेना चाहते हो, तो 2,999 आपको पे करना रहता है। सुमित्रा, गुड मॉर्निंग। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफॉर्म के हर बैच के ऊपर। तो आप अभी जाइए और VIK10 का कूपन कोड यूज करके अपने 10% ऑफ का फायदा उठाइए। गौरवंश हमारा चला हुआ है और इसके अंदर हमने मलिक बहुद्दीन तुगरिल को पढ़ना है। ठीक है, तो जुड़ जाइए एक बार, क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। मलिक बहुद्दीन तुगरिल, मलिक बहुद्दीन तुगरिल इजी कौन है? मुइज्जी। ये क्या एक दास है, ठीक है। मुइजू इसका पूरा नाम है, ठीक है। मुइजी दास है। थनकर में नियुक्त किया था, सुल्तान कोट नामक नगर इसने बसाया था। इसे थनकर में इसे अधिकारी नियुक्त किया था और इसने सुल्तान कोट नामक नगर बसाया था। ग्वालियर दुर्ग के निकट ये एक नया दुर्ग बनाया। इसने क्या किया? ग्वालियर निकट के दुर्ग एक नया दुर्ग बनाया और उसके दुर्ग 1 साल बाद इसने क्या किया? ग्वालियर दुर्ग को घेर लिया। जब दुर्ग के रक्षकों को लगा कि अब हार निश्चित है, तो उन दुर्ग के रक्षकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1200 ईस्वी में दुर्ग से उसे समर्पित कर दिया। अब 1200 ईस्वी में दुर्ग कब्जा कौन करना चाहता है? तुगरिल। लेकिन सौंप किसने दिया? किसे सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोनों के बीच क्या होता है? दोनों के बीच शत्रुता आ जाती है। दोनों दास, लेकिन फिर भी शत्रुता दोनों के ऊपर आ जाती है। ठीक है। और सुल्तान कोट भाई बयाना में है। कहां पर है? बयाना, बयाना में स्थापित किया था। अब इन दोनों के बीच क्या हो गई? शत्रुता आ गई। ठीक है। और सुल्तान का जो ये था ना, सुल्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रिय संस्कृत
संस्कृत दास था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, किनके बीच? ऐबक और मुइज्जू के बीच शत्रुता आ जाती है। दोनों के बीच, दोनों को, दोनों अधिकारियों जो थे, क्या करते हैं, युद्ध करने का निश्चय करते हैं। लेकिन तुर्गिल की मृत्यु ने ऐबक को, ऐबक की समस्या हल करते हैं। फर्स्ट स्लाइड प्रदीप, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हमने अभी मलिक बहाउद्दीन तुर्गिल, तुगरिल, मुइज्जी दास को पढ़ा है। सुल्तान का सबसे प्रिय है, सर्वश्रेष्ठों में से एक है। हुआ क्या, ग्वालियर दुर्ग के पास एक नया दुर्ग बना लिया, उसकी घेरेबंदी कर ली। घेरेबंदी करने के बाद ग्वालियर दुर्ग वालों को लगा कि अब तो हार जाएंगे, तो उन्होंने ऐबक को 1200 में दुर्ग सौंप दिया। तो 1200 में जब ऐबक को दुर्ग सौंपा, तो दुर्ग ऐबक और मलिक तजाउद्दीन, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल के बीच क्या हो जाती है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही दास हैं मोहम्मद गोरी के। अब शत्रुता आ गई तो फलस्वरूप युद्ध भी होना निश्चित था। लेकिन तुगरिल खां की मृत्यु, सॉरी तुगरिल की मृत्यु इस युद्ध को समाप्त कर देती है। मलिक बहाउद्दीन तुगरिल मुज्जिदास was the Apollonian thinker. He established a city named Stalkothar. A new fort was built in near Gwalior fort, and after a year Gwalior fort was surrounded. When the fort defenders saw defeat, they surrendered the fort to Qutbuddin Aibak in 1200 AD. As a result, enmity arose between the two. इन दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन महमूद की तराइन की द्वितीय युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद करमंडी का किला इसे दे दिया जाता है। देखो, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन महमूद, चाचा है इसका, क्या है, चाचा। तराइन के सेकंड युद्ध में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? तराइन के सेकंड युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, जो किस किले पर अधिकार था इसका, करमंडी के किले पर अधिकार था। तो करमंडी का किला किसे मिला? करमंडी का किला मिला बख्तियार खिलजी को। ठीक है, ये इससे पहले
इसामी के अनुसार। पहली नौकरी इसने जितूर यानी चित्तौड़ के जय सिंह के यहाँ प्रारंभ की थी। जय सिंह के यहाँ प्रारंभ की थी। अवध में इसकी वीरता से प्रभावित होकर गौरी नहीं प्रभावित होकर भगवत व भवाती की किन के बाद प्रिया? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो। अच्छा, इसामी के अनुसार, ईसानी नहीं है ये, इसामी है। देखो मैं भी कंफ्यूज कर दिया, पता नहीं क्या लिख दिया वहां शायद। कि इसने पहली नौकरी, बख्तियार खिलजी की हम बात कर रहे हैं, जितूर चित्तौड़गढ़, ठीक है, जय सिंह के यहाँ की थी। अवध में इसकी वीरता से, अवध के युद्ध में सेनाध्यक्ष थे मलिक सामुद्दीन। मलिक हुसामुद्दीन। हुसामुद्दीन इसकी वीरता से प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर भागवत व भावती के इक्ताएं जो थी वो इसको प्रदान कर देता है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, after the death of Muhammad bin Mahmud in the second battle of Tarain, the fort Karamandi was given to him। ठीक है, और पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल विजय का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। देखिए, impressed by his bravery in Awadh, he was given the Ikta and Bhagavat of and Bhavati। महमूद
बख्तियार खिलजी को पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल विजय का श्रेय दिया जाता है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी इज क्रिएटेड विद द कंक्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल इन ईस्टर्न इंडिया। बिहार विजय, बिहार विजय 1202-3 की बात है। कब की बात है? 1202-3 के बीच की बात है। 200 घुड़सवारों के साथ बिहार के किले पर आक्रमण किया और जीत लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था इसमें। इस विजय के बाद खिलजी भारी लूट लेकर बदायूं आया और ऐबक की सेवा में हाजिर हुआ था। मोहम्मद गोरी ने इसे खिल्लत भिजवाई थी। ठीक है, अवध के विजय में उसको खिल्लत भिजवाई थी मोहम्मद गोरी ने। अब बिहार विजय देखो, 200 घुड़सवार थे इसके पास। ठीक है, किले पर आक्रमण किया, किले पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर नष्ट कर दिया था। धर्म स्वामिनी का कथन है, धर्म स्वामिनी का कथन है कि इल्तुतमिश के समय 1286 में, अरे 1206 में, ठीक है, आया था और वहां के शिक्षकों से संपर्क किया। देखो हम कर रहे बात 1202-3 में की, कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश, दुरुस्वामिनी का कथन है और इल्तुतमिश कहता है कि मैं 1206 में यहाँ पर आया था और 1206 ईस्वी में यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर के जो शिक्षक थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उनसे मैंने बात की थी। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी है कौन? ध्रुवस्वामिनी बौद्ध भिक्षु भी एक, और आपको अन्य नाम धर्म सुमन भी मिल सकता है। धर्म सुमन भी इसका अन्य नाम मिल सकता है। इस विजय के बाद खिलजी ने भारी लूट की और ऐबक की सेवा में हाजिर हो गया 1203 में, 23 मार्च 1203 को। कमेंट कीजिए एक बार, क्लियर है? बंगाल विजय, बख्तियार खिलजी ने नदिया की तरफ कूच किया, नादिया की तरफ कूच किया। केवल 18 अश्वारोही इसके साथ थे। लोगों ने घोड़ों के व्यापारी समझा और राजधानी पहुंचकर राय पर आक्रमण किया और वहां से भाग गए थे। राजधानी पहुंचकर राय पर आक्रमण किया, पर वो वहां से भाग गया था। यानी राय जो था वो वहां से क्या हो गया था? भाग गया था। देखो पूरी घटना देखो क्या थी। बंगाल विजय, शासक इसमें कौन था? सेनवंशी लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। 80 वर्ष की आयु है इसकी। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? नादिया। ठीक है, इसको क्या, इसने क्या किया, जो भावी विपत्ति थी
भावी विपत्ति को दूर करने के लिए हवन किया। भावी विपत्ति बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से बचने के लिए इसने क्या किया? हवन किया, लेकिन हवन इसके काम नहीं आया। 1204 का समय है, 1204-5 का समय है। बख्तियार खिलजी ने नदिया की तरफ कूच किया। क्या किया? नदिया की तरफ मार्च किया, कूच किया, और अपने साथ 18 अश्वरोही थे। कितने अश्वरोही थे? 18 अश्वरोही थे। तो राजधानी में लोगों ने सोचा कि ये घोड़ों का व्यापारी है। घोड़ों का व्यापारी समझा, और राजधानी जब पहुंचा तो राय के ऊपर आक्रमण कर दिया और राय वहां से भाग गया। अब बख्तियार खिलजी बंगाल पर भी कब्जा कर गया था। बंगाल पर भी अधिकार कर गया था। ठीक है। 1205-6 में गोरी की हत्या का समाचार सुनकर पूरी तरह से क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1205-6 में। एक सैनिक अली मर्दान क्या करता है? सीने में इसका एक व्यक्ति अली मर्दान इसकी छाती में छुरा भोंक कर इसकी मृत्यु कर देता है, बख्तियार खिलजी की। देखो हुआ क्या। 1205-6 में इसने गोरी की मृत्यु की खबर सुनी। टूट गया। ठीक है। 1205-6 में ही अली मर्दान ने सीने में छुरा भोंक कर हत्या की। ठीक है। बख्तियार खिलजी marched towards Nadia. He had only 18 horsemen with him, and people thought him to be a horse trader. After reaching the capital, they attacked Rai, and he fell from there. कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया? जी, देखिए फिर आगे। गोरी का अंतिम अभियान अब आ जाता है। 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखरों ने के विरुद्ध किया विद्रोह किया, परंतु दबा दिया गया था। सिंधु नदी के किनारे दमियक नामक स्थान पर खोखरों ने शिविर में घुसकर इसकी हत्या कर दी थी। 1205 में बक्कन व सरकी के खोखरों ने सॉरी बक्कन व सरकी के नेतृत्व में खोखरों ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसको क्या किया जाता है? इसको दबा दिया जाता है भाई। क्या कर दिया जाता है? इसको दबा दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं परमदीप, इसको मैं रिवाइज कर दूंगा, आप घबराइए मत।
एक मिनट रुकिए भाई। मैं समझा दूंगा, एक मिनट। देखो, इसने बंगाल विजय की तरफ कूच किया, तो बंगाल में इसमें शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। सेनवंशी, सेनवंशी लक्ष्मण सेन, 80 वर्ष की आयु है। इसने क्या किया? भावी विपत्ति को टालने के लिए हवन किया, ठीक है। और भावी विपत्ति किसको समझा? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी को इसको भावी विपत्ति समझा। 1205 में बख्तियार खिलजी इसकी राजधानी है किसकी? लक्ष्मण सेन की, नादिया। और नादिया की तरफ क्या किया? कूच किया। क्या किया? कूच कर दिया। अपने साथ सिर्फ 18 अश्वरोही रखे। कितने अश्वरोही इसके पास? 18। लोगों ने समझा व्यापारी, लोगों ने क्या समझा? व्यापारी समझा। राजधानी में एंट्री करते ही राय पर आक्रमण कर दिया। राय यहां से भाग गया। अब बंगाल पर भी किसका कब्जा हो गया? बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया। क्लियर है? 1205 में मोहम्मद गोरी की मौत का खबर सुनकर ये टूट जाता है, और 1205-6 में ही अली मर्दान नामक व्यक्ति इसके सीने में छुरा भोंक कर इसकी हत्या कर देता है। अब क्लियर है? अरे अब तो कमेंट कर दो कि अब तो समझ में आ गया। गोरी का अंतिम अभियान बक्कन व सर्की के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया, परंतु ठीक है, दबा दिया गया। इस अभियान में इल्तुतमिश इसके साथ था।
इसके साथ गोरी ने ऐबक को इसकी दास्ता मुक्त करने को कहा था। इस अभियान के दौरान ही ऐबक ने गोरी के कहने पर दास्ता से मुक्त किया था। 1206 में माना जाता है कि 1206 में मुक्त कर दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या? समय है 15 मार्च 1206। सिंधु नदी के किनारे शिविर लगाया गया है दमक नामक स्थान पर। खोखर क्या करते हैं, शिविर में और घुसकर इसकी हत्या कर देते हैं। इसको दफनाया कहां पर? गजनी में से दफनाया गया था। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अलाउद्दीन गजनी में उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु गोरी का ये क्या था कि गोरी का कोई भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसे हटाकर स्वयं शासक बन जाता है, क्योंकि गोरी का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, गजनी में शासक कौन बना? अलाउद्दीन। इसे हटाकर गयासुद्दीन। महमूद शासक बना। ठीक है, और गोरी का कोई पुत्र नहीं था, तो उसके बाद गयासुद्दीन ही उसका क्या बना था? भतीजा, उसका उत्तराधिकारी बना। तो अब शुरू करते हैं आपका मामलुक वंश। कौन सा वंश है? मामलुक वंश है। मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, 84 वर्षों में 11 सुल्तान और 3 अलग अलग पूर्वज हुए हैं। दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूं। कितने वर्ष रही है? 84 वर्षों में 11 सुल्तान, ठीक है, और 3 अलग अलग पूर्वज रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मामलुक वंश में 1206 से लेकर 1290 तक 84 वर्ष का समय हो गया इनका। तो 3 अलग अलग पूर्वज रहे हैं। पूर्वजों के वंशज रहे हैं। कुतुबी वंश 1206 से लेकर 1210 तक। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
फिर आ जाता है दूसरा वंश, शमसी वंश। बारह सौ दस से लेकर 1266 तक। संस्थापक इल्तुतमिश। मामलुक वंश के अंदर ही हम पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है? मामलुक वंश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके नामकरण की जब मैं बात करूंगा तो मामलुक वंश इसको क्यों कहा गया उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तीसरा वंश आएगा बलबन वंश, बलबनी वंश, 1266 से लेकर 1290 तक। संस्थापक बलबन। शमसी वंश बहन, शमसी वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। ग्यारह सुल्तानों में से लगभग हम 11 सुल्तानों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही सुल्तानों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन, बलबन और बलबन के उत्तराधिकारी केमूश और केकुआद। क्लियर? मामलुक वंश का नामकरण यानी दास या गुलाम वंश, इलबरी वंश और मामलुक वंश, तीन नामकरण इसके में देखने को मिलते हैं। चर्चा कर लेते हैं तीनों नामों के बारे में। दास वंश या फिर गुलाम वंश। प्रारंभिक शासक ही प्रारंभिक जो शासक हुए, प्रारंभिक शासकों को ही नाम ये दिया जा सकता, नाम दिया जा सकता है जैसे ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बाकी तो कोई गुलाम नहीं था ना, केवल प्रारंभिक शासक ही गुलाम थे, तो ये नाम भी तर्क संगत नहीं मानते इतिहासकार। ठीक है, इलबरी वंश इसको बोल देते हैं। केवल इल्तुतमिश था भाई, केवल इलबरी कौन था? इलबरी तुर्क केवल इल्तुतमिश था, बाकी नहीं थे। ठीक है, तो ये भी तर्कसंगत नहीं है। तीसरा नाम आता है मामलुक वंश। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मध्यकालीन मिस्र के जो इतिहास है उसका उदाहरण लेते हुए मामलुक इसको नाम दिया है। देखिए, प्रोफेसर हबीबुल्लाह मध्यकालीन मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर मामलुक मामू मामलुक वंश नाम दिया। मामलुक का अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ है गुलामी के बाद
बंधन से मुक्त। माता पिता माता गुलामी के बंधनों से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशज और सबसे ज्यादा सर्व तरक संगत है। ठीक है, मामलुक वंश जो नाम है सर्व तरक संगत है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने दिया है। मिस्र का जो मध्यकालीन इतिहास है उससे उदाहरण लिया है। और अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा की बात अगर मैं करूं तो अरबी भाषा में से क्या गया है कि गुलामी के बंधनों से मुक्त माता पिताओं को गुलामी के बंधनों से मुक्त माता पिताओं के वंशज। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक शासन करते। भारत का प्रथम स्वतंत्र तुर्क सुल्तान था। वह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। ऐबक का अर्थ है, ए का अर्थ है चंद्रमा, बक का अर्थ है स्वामी। ऐबक को बाल्यकाल में, देखो ऐबक का अर्थ क्या है, ए का अर्थ चंद्रमा, बक का अर्थ स्वामी। ऐबक का अर्थ क्या गया, चंद्रमा का स्वामी। क्या हो गया, चंद्रमा का स्वामी। मिनाज उस सिराज कहता है, मिनाज कहता है कि ऐबक का अर्थ टूटी उंगली वाला। ठीक है, टूटी उंगली वाला कहा गया, हालांकि ऐबक की उंगली टूटी हुई थी। हुई थी। ऐबक ए आला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐबक ए साल इसको कहा जाता है। ऐबक ए साल का क्या अर्थ है, ऐबक जो विकलांग था। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। ठीक है, ऐबक को बाल्यकाल में निशापुर के दासों के बाजारों में फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी को बेच दिया गया था। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसे इमाम अबू हनफी का वंशज था और अबू हनीफ द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता था। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? देखो, किसे बेच दिया, फखरुद्दीन अब्दुल
अजीज कुकी। इमाम अबू हनीफ का वंशज था? क्या कहा जाता है? अबू हनीफ द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। औफी के अनुसार ये क्या करता था? सुल्तान पहचानता था। सुल्तान निशान था, यानी काजी था। सुल्तान निशान क्या था? काजी था एक। और ये क्या करता था? सुल्तानों को पहचानने का काम करता था। अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया, धनुर्विद्या सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, और अत्यंत ही सुरील आवाज में क्या करना सीख गया था? कुरान गाना सीख गया था। कुरान पढ़ना सीख गया सुरीले आवाज में। ठीक है। अब काजी की मृत्यु हो जाती है। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को व्यापारी को बेच दिया और गजनी के दास बाजार में लाया गया। ऐबक को अब क्या किया गया? काजी की मृत्यु के बाद जो उसके बेटे हैं उसको क्या करेंगे? ऐबक को व्यापारी को बेच देंगे। व्यापारी क्या करेगा? गजनी के दास बाजार में लाया और जहां पर मोहम्मद गोरी ने से खरीद लिया। देखिए अब कमेंट कीजिए इतनी चीजें समझ में आई? अब होगा क्या? काजी की हो गई मृत्यु। मृत्यु के बाद उसके पुत्र ऐबक को व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी कहाँ लाया? गजनी, और गजनी के दास बाजार में। ठीक है। यहां से किसने खरीदा? एम गोरी खरीद लेता है और मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर यानी असफ साला का अध्यक्ष बना दिया। नियुक्त किया। क्लियर है? ऐबक का राजनीतिक जीवन 3 भागों में बटा हुआ है। अमीर ए आखुर
कुतुबुद्दीन ऐबक was the first independent Turk Sultan of India and the founder of the Turkish state in the India. Meaning of Aibak is a Monbak lord. In his childhood, Aibak was sold to Fakhruddin Abdul Aziz Koki in the slave market of Nishapur, raised him like his son. After the death of Qazi, his son sold Aibak to the merchant and was brought to the slave market of Ghazni, where Muhammad Gori bought it. अब उसका जो जीवन है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो 3 भागों में हम पढ़ते हैं। इसको डिवाइड करके आप दिखा देता हूँ कि हम इसको कितने भागों में पढ़ते हैं। 3 भागों में इसकी बांटा गया है। पहला भाग रहता है 1192 से लेकर 1206 तक। मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के कुछ भागों पर शासक। फिर रहता है 1206 से लेकर 1208। एम गोरी के भारतीय साम्राज्य अनौपचारिक सत्ताधारी सत्ता अधिकारी, धारी मतलब लिखो सत्ता अधिकारी और स्वामी या फिर सेनापति के रूप में रहता है। 1192 से लेकर 1206 है। देखो 1192 से लेकर 1206 तो मोहम्मद गोरी के दास के रूप में काम करेगा, भारत में शासक करेगा कुछ भाग पर। 1206 से लेकर 1208 तक मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी। 1206 में हमने अभी पढ़ा है खोखरो के अंतिम अभियान में उसकी मृत्यु हो जाती है। दैमक नामक स्थान पर खोखरो ने इसके शिविर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। तो 1206 से लेकर 1208 तक रहेगा ये अनौपचारिक रूप से, क्योंकि अभी तक भी दास है, स्वतंत्रता हासिल इसको नहीं हुई, अभी तक भी क्या है, दास है। उसके बाद 1208 में जब ये दासता से मुक्त हो जाएगा तो क्या रहेगा कि स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में रहेगा 1208 से लेकर 1210 तक। 1208 से लेकर 1210 तक क्या रहेगा, स्वतंत्र शासक के रूप में रहेगा। ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी का साथ दिया था। ठीक है। 1192 ईस्वी में अजमेर के दूसरे विद्रोह को दबा दिया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1195 में अलीगढ़ को जीता हुआ उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है बहन, आगे से ध्यान रखें। ठीक है। 1196 में मेदो ने इसे घेर लिया था। मेदो ने इसे घेर लिया परंतु बच गया। 1197 में हिंदवाड़ वाड़ा गुजरात को
लूटा था। 1197-98 में बदायूं, चंदावर, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। बारह सौ दो में कलिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जो कलिंजर के अंदर शासक था परमर्दी देव। ठीक है, परमर्दी देव को हरा दिया था यहाँ पर। इलेवन 2 AD spotted Gori in the second battle of Train. 1192 AD, the second revelation of the Ajmer was suppressed. 1194 AD played an important role in the Battle of Chandawar. 1195 AD, Aligarh was conquered and captured. अब जो हम शासक के रूप में पढ़ेंगे, अगला जो हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, ऐबक को अब हम शासक के रूप में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ऐबक शासक के रूप में, जी बिल्कुल। 1202 में कलिंजर पर अधिकार कर लिया, परमर्दी देव वहां पर शासक था। आपको कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा दूसरी क्लास में। आप कमेंट कर दीजिए एक बार। थैंक यू सुमित्रा बहन। थैंक यू चंपा बहन। बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपका कॉलेज का टाइम हो चुका है। थैंक यू अंजलि। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।